एक जैगुआर, एक ऑडी A6, एक लैंड क्रूजर, एक वीगो डाला, एक मर्सिडीज बेंज, एक BMW और एक प्राडो जापान से जब दुबई पहुंचती है तो कानूनी होती है। तमाम पेपर वर्क मुकम्मल, सेल परचेज की तमाम कार्रवाई शफाफ और एक्सपोर्ट बेदाग। अफगान ट्रांजिट के तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करने तक सब कुछ ठीक, लेकिन जब यही गाड़ी चमन नौशकी बॉर्डर तोरखम गेट से पाकिस्तान में दाखिल होती है और 1600 किलोमीटर से जायद का सफर तय करने के बाद कराची की सड़कों पर दौड़ती फिरती है तो गैर कानूनी करार पाती है। ऐसा क्यों? इस क्यों का सादा सा जवाब तो ये है कि भारी टैक्स और ड्यूटी के बगैर चलने वाली गाड़ी गैर कानूनी ही होगी। लेकिन सादा सा जवाब भी एक गजब करप्शन की एक अजब कहानी का आगाज भी है, जिसकी इब्तिदा कुछ कानूनी इक़दामात के हवालों से और इख्तिताम बदइंतजामी की तफसीलात पर होता है। 1969 में हुकूमत और सरबराहे रियासत मलाकंड के दरमियान होने वाले मुआहिदे की रूह से पाकिस्तान में जम होने वाली रियासत को 100 साल तक टैक्स फ्री जोन करार दिया गया। यूं मलाकंड सवात पाकिस्तान में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का पहला हब बना। बाद अज़ा आर्टिकल 247 के तहत इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में बड़ी रियायत ने गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी लग्जरी गाड़ियों की जन्नत बना दिया। फाटा के सूबा KP में जम होने पर वफाक ने कबायली इलाकों को रवां साल जून तक 5 साल के लिए नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की दरामद पर छूट भी दे दी। मैं हूं आयशा जुल्फिकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों, और हम पर्दा उठा रहे हैं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के भयानक कारोबार पर से, जो कौमी खजाने पर टैक्स और ड्यूटीज की मद में एक बड़ा डाका तस्वुर किया जाता है। सहूलत और टैक्स एमनेस्टी का गलत इस्तेमाल हमारे यहाँ हर शोबे में मामूल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मालाकंड और खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिका इलाकों में 2 लाख नॉन कस्टम पेड गाड़ियां दौड़ रही हैं, जबकि बलोचिस्तान में भी इतनी ही नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं। सैकड़ों नाकों, चौकियों और चेक पोस्टों के बावजूद बगैर भारी टैक्स की अदायगी किस किस की मिली भगत से सूबाई हदूद पार करती हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन, कस्टम्स इंटेलिजेंस, FIA, पुलिस और सूबाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में मौजूद काली भेड़ें किस तरह इस घिनौने कारोबार का हिस्सा बनती हैं। काले धंधे में सरकारी अफसर, सियासी रहनुमा हत्ता के गैर मुल्की सिफारत खानों की क्या साझेदारी है, इसी सब पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। NCP व्हीकल्स या काबली गाड़ियां आम आदमी के लिए तो नई इस्तिलाहात हो सकती हैं, लेकिन गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता अफराद इनका मतलब बखूबी जानते हैं। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने वाली वो गाड़ियां जो बगैर कस्टम ड्यूटी और टैक्स अदायगी मुल्क भर में चलाई जा रही हैं, नॉन कस्टम पेड या काबली गाड़ियां कहलाती हैं। चंद इलाकों में इस्तस्नाई कवानीन के अलावा मजमूई तौर पर ये एक गैर कानूनी तिजारती नेटवर्क है। पाकिस्तान की कई हजारों किलोमीटर सड़कों पर 66 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां जन्नाटे भरती नजर आती हैं। रजिस्टर्ड गाड़ियों के अलावा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की भी बड़ी तादाद मुल्क भर में मौजूद है। NCP व्हीकल्स की सही तादाद क्या है, इस हवाले से मुतजाद दावे सामने आते हैं। हुकूमती जराए 1,21,000 जबकि गैर मुसद्दिका मगर मोहतात आदादोशुमार 7 लाख NCPs व्हीकल्स की चुगली खा रहे हैं। ऑटो सेक्टर कौमी इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा टैक्स पेड सेक्टर है। कानूनी तौर पर इंपोर्ट की गई या मकामी तौर पर तैयार की गई गाड़ियां ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में हुकूमत को सालाना अरबों रुपए का रेवेन्यू देती हैं। आजकल के हालात में डॉलर की बढ़ती कदर इंपोर्ट ड्यूटी की मद में कौमी खजाने को गैर मामूली फायदा पहुंचा सकती है, मगर पॉलिसीज का अदम तसलसल गाड़ियों की इंपोर्ट को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक इंपोर्ट पॉलिसी में तब्दीली के सबब गाड़ियों की दरामद में 42% कमी देखी गई। गुज़श्ता साल IMF के दबाव पर तिजारती खसारे से निकलने के लिए एक बार फिर लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट और रेगुलर ड्यूटी में बिल तरतीब 35 और 100% इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानिब नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के लिए मखसूस इलाकों में इस्तिस्ना और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाक के नीचे से गुजरकर मुल्क भर में फरोख्त कौमी खजाने पर भारी बोझ है, जिसका अजाला वक्त का तकाजा है।
नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कहां से आती हैं और भारी ड्यूटी की अदायगी के बगैर कैसे बड़े बड़े शहरों में पहुंचती हैं? इस सवाल के जवाब के लिए हमें कुछ सफर दरकार है। सबसे पहले चलते हैं चमन, जो कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की स्मगलिंग का अहम रूट और मार्केट है। यहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मतीउल्लाह चकजई, जो हमें हकाइक से आगाह कर रहे हैं। जी मतीउल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त काबली गाड़ियों के हवाले से काबली गाड़ियों का गढ़ समझा जाने वाला शहर चमन में, चमन के मेन वस्त शहरी रियासतों को मिलाने वाली गेटवे पाक अफगान सरहदी जो शाहरा है बाईपास रोड पर मौजूद। आपको मेरे अखा में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दर्जनों की तादाद में शोरूम्स कायम है, जिनके अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो काबली गाड़ियाँ है वो मौजूद है। ये काबली जो गाड़ियाँ है नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, ये अफगानिस्तान के चमन के सरहदी ज़िला स्पिन बोल्दा के वेश बॉर्डर और जो स्पिन बोल्दा को दीगर इलाकों से किस तरह जो है वो ख़रीद कर चमन में लाई जाती है और चमन से किस तरह जो है वो मुल्क के दीगर शहरों में सप्लाई किया जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि इस वक्त जो है वो जो पाक अफगान बॉर्डर है उसके रास्ते, जो गैर रिवायती रास्ते, वहाँ पर जो है वो बॉर्डर में काबली गाड़ियाँ जो है वो कम कीमत पर ख़रीद कर जो है वो जो गैर रिवायती रास्ते वहाँ पर जो पूंछ वाले हैं या जो छोटे ताजर हैं, जिनको हर पे आम में लगड़ी भी कहा जाता है, वो छोटे ताजर इन गाड़ियों को ख़रीद कर चमन जो है वो पहुँचाए जाते हैं। और चमन में इस वक्त काबली गाड़ियों की भरमार है। अगर मैं आपको ये भी बता दूँ तो गलत ना होगा कि चमन में 99% जो गाड़ियाँ है वो जो सड़कों पर दौड़ती नज़र आती है, ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ है और ये चमन लाए जाते हैं और चमन के शोरूम्स में इसकी खरीद फरोख्त होती है और बहुत बड़ी तादाद में जो इसका कारोबार है वो उरूज पर पहुँच चुका है। ख़ासकर जो है वो सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में मुल्क के दीगर शहरों को सप्लाई हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ एक छोटे ताजर मौजूद है जो गाड़ियाँ अफगानिस्तान के बॉर्डर में या स्पिन बोल्दा के वेश मंडी में ख़रीद कर जो चमन लाते हैं, किस तरह मुल्क के दीगर शहरों में पहुँचाते हैं, क्या ये स्मगलिंग है या कानूनी कारोबार है, इससे पूछते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान से जो हम कहते हैं स्मगलिंग वगैरह जो नाम देते हैं लोग, वो असला कल्चर या मकसद मंशियात या लाना, इसको जो है हम स्मगलिंग कहते हैं। बाकी रह गई काबली गाड़ियाँ, अफ़गानिस्तान से हम लोग जो है चमन लेके ले आते हैं, ये हमारी कारोबार है, हमारी कानूनी कारोबार है, इसको हम स्मगलिंग नहीं कहते। आपको पता है कि चमन शहर में ना कारखाना है, ना फैक्ट्री है, ना ज़राअत है, कोई भी इस तरह का कारोबार नहीं, यही काबली गाड़ियाँ है। सबसे पहले तो ख़ास बात यह है कि आजकल जो है अफगानिस्तान का जो करेंसी है हमसे ऊपर जा रही है, हमारी करेंसी नीचे जा रही है। यही गाड़ियाँ हमारे लोग जो है वापस अफगानिस्तान से मंगल कर रहे हैं, अफगानिस्तान ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है लोग ज़्यादा से यहाँ से वहाँ ज़्यादा ये कारोबार जो है वो उरूज पर आज कल होता जा रहा है। तो अफगानिस्तान में जो हमारी ये काबली गाड़ियाँ है वो वापस अफगानिस्तान हम लेके जाते हैं, वहाँ पर जो है कारोबार यहाँ से बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने इनके तासुरात सुने। इनका यही कहना था कि जो हैवी लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ख़रीद कर चमन पहुँचाए जाते हैं और हैवी ड्यूटी कस्टम टैक्स ड्यूटी की अदायगी किए बगैर जो है वो चमन से पाकिस्तान के दीगर शहरों में सप्लाई किए जाते हैं और इस कारोबार से जो वो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग मुंसलिक है। मुल्क भर में दौड़ती फिरती नॉन कस्टम पेड लग्जरी गाड़ियों की बड़ी सप्लाई का मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा के ये इलाके क्यों बने? गैर कानूनी तिजारत का दायरा कार यहाँ से मुल्क भर में कैसे फैला? मालाकंड से हमारे नुमाइंदे गौहर अली मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी गौहर, आप बताइए। 1969 में एक रियासती मुआहदे के तहत मलाकन डिवीजन को हर किस्म की ड्यूटीज और टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया। ये इस्तिस्ना 2017 तक जारी रहा। 2018 में कबाइली अजला के वफाक में जम होने पर एक बार फिर मलाकन और फाटा को 5 साल के लिए टैक्स ड्यूटी फ्री कर दिया गया। रवां साल 30 जून तक मुद्दत पूरे होने के पेश नजर गुज़िश्ता दिनों मुकामी जरगे ने एक बार फिर 10 साल के टैक्स फ्री स्टेटस का मुतालिबा किया है। ड्यूटी और टैक्स इस्तिस्ना की वजह से मलाकन नॉन टैक्स पेड गाड़ियों की बड़ी मार्केट है। यहाँ हजारों शोरूम्स NCP व्हीकल्स की खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं। मुकामी शोरूम से 4-5 लाख रुपए के आम छुट्टी और 1 करोड़ रुपए तक बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ तक मौजूद है। 1 करोड़ में मिलने वाले कानूनी गाड़ी का मॉडल मलाकन में 40 से 45 लाख में बआसानी दस्तयाब है। NCP गाड़ियाँ ज़्यादातर अफगानिस्तान से तुरखम के रास्ते मलाकंड पहुँचती है। गाड़ी को सरहद पार लाने पर 50,000 से 1 लाख तक का इजाफी खर्चा आता है। इजाफी रकम रास्तों पर मौजूद
चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों में तकसीम की जाती है। NCP गाड़ियाँ सस्ती और जदीद होने पर मुकामी लोगों की सफरी सहूलत के लिए फायदेमंद है। हम अपना जो मलाकन जोन है ना, ये तो फ्री जोन है, हमारे लिए तो कोई कानून नहीं है, यानी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इधर फ्री जोन है, हम तो चलाते हैं। बाकी लोग लेके जाते हैं, इस्लामाबाद लेके जाते हैं, कराची लेके जाते हैं, आज़ाद कश्मीर लेके जाते हैं, मुल्क के दीगर हिस्सों में लेके जाते हैं, पता नहीं वो किस तरह चलाते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये डिलीवर होता है। 2023 में टैक्स एक्ट निफाज इतलात के बाद मुकामी सतह पर गाड़ियों की कीमतें काफ़ी हद तक गिर चुकी है। ताहम सरहद पर बाड़ लगने के बाद अफगानिस्तान से गाड़ियों की आमद का सिलसिला काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका है। NCP गाड़ियों का कारोबार मलाकन डिवीज़न के मुकामी अफराद के लिए रोज़गार का बड़ा जरिया है। गौर अली गौहर, सुनो TV। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां किन हाथों से आकर किन हाथों में जाती हैं, खरीदार कौन है, रकम की अदायगी कैसे होती है, ऑन रोड गाड़ी के लिए नंबर प्लेट कैसे ली जाती है, एक एक नंबर पर कितनी कितनी गाड़ियां चल रही हैं। लाहौर में काबली गाड़ियों के एक डीलर ने नाम और शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर अहम राजों से पर्दा उठाया है, वो सुनिए। भाईजान, ये गाड़ियाँ तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आती हैं, वैसे आती तो जापान से कंटेनर में, तो पाकिस्तान आती है। हर बंदा खरीदार है, जिस बंदे के पास पैसे है वो बंदा खरीदार है। जो बंदा चला सकता है, असर खरू रखता हो या पुलिस में हो, जिस महकमे में भी हो, बंदा चला सकता है गाड़ियाँ। रकम की पेमेंट तो वहीं पे हो जाती है, हाफ पेमेंट वहीं होती है। हाफ पेमेंट ये पहुंचा देते हैं, जहाँ भी गाड़ी आपको चाहिए वहाँ पहुंचा देते हैं, वहाँ पे हाफ पेमेंट आपसे ले लेते हैं। नंबर प्लेट तो वो लगाते हैं इस गाड़ी पे जो गाड़ी ऑलरेडी, जिस गाड़ी का नंबर हो, बिलफर, सिविक हो, होंडा हो, ZX हो, प्राडो हो, लेक्सिस हो, उस पे जो नंबर प्लेट ओरिजिनल लगी होती है वही नंबर प्लेट इस पे लगा लेते हैं। उस नंबर प्लेट पे ला के गाड़ी चलाते हैं। वो सेम नंबर प्लेट होती है, दूसरी गाड़ी ऑलरेडी ओरिजिनल होती है, उसी गाड़ी का नंबर प्लेट इस गाड़ी पे लगा लेते हैं। एक एक नंबर पे तो एक ऑलरेडी ओरिजिनल चल रही होती है, एक ये चल रही होती है। तो बात ऐसी है, हर बंदा ये गाड़ियाँ यूज कर रहा है, पुलिस यूज कर रही है, मतलब हर महकमा ये गाड़ियाँ यूज कर रहे हैं। हालांकि सरकारी तमाम महकमे ये यूज कर रहे हैं। उन्हें ना पेपर की ज़रूरत है, ना डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उन्हें सिर्फ गाड़ी व्हीकल की ज़रूरत होती है। जो ये उन्हें मिल जाती हैं वो ये आसानी से इस्तेमाल करते हैं। वैसे गाड़ियाँ जो है महंगी हैं, जो गाड़ियाँ जेन्युइन गाड़ियाँ हैं 20 लाख रुपए की, वो गाड़ी 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख रुपए की। जो गाड़ी 50 लाख की है वो 20 लाख रुपए की है। तो गाड़ियाँ यहाँ पे सस्ती हैं, ड्यूटी इनकी पेड नहीं। तो हर सरकारी बंदा जो स्कार्ड रखता है या गार्ड रखता है या वो असर खरू रखता है तो वो चला सकता है, वो चला भी रहा। नॉन कस्टम और मकामी गाड़ियों में 1/3 के जो गाड़ी 1 करोड़ रुपए की वो 30 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए में यहाँ मिल रही है। बिलफर्ज अगर बिट से भी 20 लाख रुपए में, वो 6 लाख रुपए में मिल रही है। प्राडो गाड़ी अगर जेन्युइन गाड़ी है वो आपको 60 लाख रुपए में जेन्युइन मिल रही है, तो NCP गाड़ी आपको 20 लाख रुपए में मिल रही है। भाईजान, ये तो चमन और कोयटा और पंजाब जो है ये लैन दे के जाती हैं, बगैर लैन दिए हुए ये गाड़ियाँ जाती ही नहीं है। पुलिस की अपनी लाइन होती है, कस्टम की अपनी लाइन है, जहाँ जहाँ की जिसकी जो चौकियाँ आती हैं वो अपनी मंथली लेते हैं या अपना गाड़ी के ऊपर जो पैसे उन्होंने रखे होते हैं वो लेते हैं। बगैर मिली भगत से चमन से पंजाब तक एक साइकिल नहीं जा सकती। ये तो फिर पूरी गाड़ी है, पूरी व्हीकल है, रोड पे जा रही है। ये बिना पैसे दिए, बिना लैन लिए हुए नहीं जा सकती। इनको लैन होती है, लैन देते हैं भैया। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस्तिस्ना वाले इलाकों से निकलकर मुल्क भर में कैसे और किसकी मिली भगत से फैल रही हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात की तलाश में सुनो TV के नुमाइंदे और मारूफ तज्जियाकार एहसन ज़िया साहब ने काफ़ी भाग दौड़ की है। एहसन ज़िया साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि टैक्स बचाने और ड्यूटी चोरी का ये गोरख धंधा असल में है क्या। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो पहला सवाल भी मेरा यही है कि ये गोरख धंधा है क्या? ये वही धंधा है जो कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जिसमें आप जिनका नाम आप ले चुकी हैं, कस्टम है और बाकी दीगर इदारे, इसमें पुलिस भी शामिल है। आपने भी जितना भी किस्सा बताया ये तो वो गाड़ियाँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ एक नई चीज़ें बताती हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा कि ये गाड़ियाँ बल्कि वहाँ से आके यहाँ आके पकड़ी नहीं जाती, वहाँ से लीगल हो जाती हैं। अच्छा। एक बड़ा नॉवल वे मैं आपको बताता हूँ जो इस वक्त कोयटा और दीगर इलाकों में जारी है, बड़े आराम से। वो करते ये हैं कि जिसके अंदर कस्टम के लोग शामिल हैं, इनके साथ जो लोग ये धंधा करते हैं, वो किसी गाड़ी की जो कीमती गाड़ी होती है उसकी चेसी और कुछ सामान को पकड़वा देते हैं कस्टम वालों के हवाले। फिर उसको बाद में उसको ऑक्शन पे ले लेते हैं। जब ऑक्शन पे ले लेते हैं तो कोयटा में उस गाड़ी को फिर असेंबल कर दिया जाता है। अच्छा। इस तरह वो वहीं पे लीगल हो चुकी होती है गाड़ी, और असेंबली जो होती है उसकी 50,000 में या 1 लाख के अंदर वो हो जाती है। और वो गाड़ी पाकिस्तान में यानी कोयटा से बाहर निकलता ही वो लीगल होती है।
यानी अब ये नॉन कस्टम पेड भी गाड़ी नहीं होती है, ये कोयटा से ही ये धंधा शुरू हो जाता है। ये एक नया धंधा मैंने आपको बताया जो शायद कस्टम वाले भी आपको नहीं बताएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात है कि इतने रूट से ये गुजर के आती है, ये सबसे अहम पॉइंट है कि ये पहुंच कैसे जाती है। अच्छा, इसके अंदर जितने इदारे हैं वो सारे शामिल हैं। अब ये जो गाड़ियां हैं इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आ रही हैं, ये तो एक फिक्र है जो आपने अपनी थोड़ी देर पहले कोट की कि तकरीबन ये 1,20,000 या 27,000 के करीब, इससे कहीं ज़्यादा ये गाड़ियां पाकिस्तान में चल रही हैं। लाहौर के अंदर इसको चलाने का तरीका होता है कि एक गाड़ी आ जाती है, वो जेन्युइन रजिस्टर्ड होती है, उसी मॉडल पे रख के 3, 4, 5 गाड़ियां वो रख ली जाती हैं और ये पकड़ी नहीं जाती इतनी आसानी से। लाहौर के अंदर आज भी चल रही हैं वो। तो मतलब एहसन साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लाहौर में जो गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि हम खुद विटनेस सब करते हैं कि बड़ी बड़ी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां चल रही हैं, तो क्या हम कह सकते हैं सब रजिस्टर्ड गाड़ियां? नहीं, सब रजिस्टर्ड तो मैं नहीं कहूँगा सब रजिस्टर्ड, बहुत सारी इसमें नॉन कस्टम पेड भी गाड़ियाँ हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताऊँ कि जब ये इनकी ऑक्शन होती है कस्टम वाले, तो यहाँ अलहदा से एक माफियाज हैं, वो किसी और को ये गाड़ी लेने ही नहीं देते। ये माफियाज है, वो उनसे मिल मिला के वो गाड़ियाँ फिर वो कस्टम वाली वो पे करके वापस उन्हीं के पास चली जाती हैं। तो ये एक पूरा सर्कल है जिसके अंदर आपके कानून नाफज करने वाले इदारे शामिल हैं, आपके वो लोग जो इसके अंदर सारे शामिल हैं। अच्छा, अब बात की जा रही है 38 अरब रुपये जब रिकवरी होगी, तो अब ये जो इसके ऊपर जो इसको पकड़ने के ऊपर, यानी इसके जो टैक्स पे कर दिया गया, तो ये 38 अरब रुपए की रिकवरी हुई। तो अगर आज भी कर दिया जाए तो इसका मेरा ख्याल है कोई मुजायका नहीं है कि ये इनको लीगल किया जाए। दूसरी बात है कि एक आम आदमी क्यों इन गाड़ियों की तरफ जाता है, उसका सबसे बड़ा मसला आपकी जो एक माफिया, जो कार डीलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो ओन पे गाड़ियाँ, फिर आपकी जो कंपनीज हैं जो लोकल गाड़ियाँ बना रही हैं, उनका स्टैंडर्ड जो है, उनकी जो क्वालिटी है बड़ी ही इंफीरियर किस्म की क्वालिटी है। ये सब चीजें भी बहुत टोयोटा कंपनी जो है या कोई और कंपनी जो दुनिया में किसी और ममालिक को गाड़ी देती है, उसकी क्वालिटी और पाकिस्तान में उसी रेट पे जो गाड़ी देती है उसकी क्वालिटी का जो है ना। अच्छा, क्वालिटी की भी बात है एहसन साहब, और बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे कि एहसन साहब भी बात कि ये सिर्फ एक शख्स की कार्रवाई नहीं है, ये पूरे इदारे, हमारी हुकूमत के बड़े बड़े अफसरान या जो आला सियासतदान हैं वो भी इनमें मुलव्विस होते हैं कि पाकिस्तान को खुद यही लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस तरह की गाड़ियां पाकिस्तान में लाकर उनको चलाकर। अब एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए ऐसा क्यों। वेलकम बैक, आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की फरोख्त का जाली धंधा भी उरूज पर है, जिसका हतमी नतीजा सारिफ के साथ फ्रॉड की सूरत में निकलता है। सोशल मीडिया साइट्स पर इस हवाले से मुख्तलिफ पेजेस भी बने हुए हैं जहां शहरियों को कम कीमत में लग्जरी गाड़ियों की पेशकश की जाती है। सारी मामलात खुफिया रखे जाते हैं और नकद रकम के साथ मखसूस मुकाम पर बुलाया जाता है, जहां पहुंचने पर जराइम पेशा जहनियत रखने वाले खुद साख्ता डीलर्स सारिफ से धोंस धांधली के जरिए रकम हथिया लेते हैं, या फिर सस्ती लग्जरी गाड़ी के लिए आने वाला किसी नई मुसीबत का शिकार हो जाता है। फ्रॉड की एक शक्ल कट एंड वेल्ड गाड़ी की फरोख्त भी है। ऐसे ही एक मुतासिरा शहरी अरसलान बट के लुटने की दास्तान आपको उन्हीं की जबानी सुनाते हैं जो सोशल मीडिया पर इश्तहार देकर झांसे में आए और सस्ता सौदा जानकर 35 लाख रुपए गंवा बैठे। सुनिए। मेरा नाम अरसलान ज़ेब है और मैंने एक गाड़ी खरीदी थी जिसका मैंने सोशल मीडिया पर ऐड देखा था। लैंड क्रूज़र प्राडो वो गाड़ी थी, तो वो गाड़ी मार्केट में थी तकरीबन 45 लाख रुपए की। तो क्यों उस बंदे ने उसका ऐड लगाया था 35 लाख रुपए का, तो वो मुझे समझ में आई, अच्छी लगी गाड़ी। मैंने सोचा सस्ती मिल रही है तो ले लेते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने उस बंदे से रब्ता किया और उसके बाद जब रब्ता हुआ तो उसने बताया कि हमने उससे वजह मालूम की कि गाड़ी इतने किया तो आपने 10 लाख सस्ती किस तरह लगाई हुई है। तो फिर उस बंदे ने बताया कि इस गाड़ी की सुपुर्दारी हुई हुई है और जिसकी वजह से सुपुर्दारी वाली गाड़ी थोड़ी सी मार्केट में सस्ती मिल जाती है। तो हम लोगों ने फिर ये उसने कहा कि आप सुपुर्दारी इसकी हर तरीके से वेरीफाई वगैरह करवा लें। तो फिर हम लोगों ने उसने हमें सुपुर्दारी के डॉक्यूमेंट सेंड किए, बंद रोड पे वो हमें मिला और उसके बाद हम लोगों ने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाए जो कि कोर्ट ने ओके किए हुए थे, किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्स में मसला नहीं था। हम लोग अगले दिन फिर यहाँ से ओकाड़ा चले गए उस बंदे से मुलाकात करने के लिए। वहाँ गए तो हम लोगों ने उससे सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो उसने हमें सेंड किए थे वो उसे ले लिए। गाड़ी का ओरिजिनल स्मार्ट कार्ड भी साथ था और उन लोगों से हमने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए और वहाँ से हम लोग लाहौर आ गए। 2 दिन गाड़ी वर्कशॉप में रही और उसका काम करवाते रहे। जिस दिन हम लोग गाड़ी वर्कशॉप से निकाल कर आए तो मोंटगोमरी रोड पर ही एक पुलिस वाला आया और उसने कहा कि मैंने आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। हमने कहा चलें ले लें आप। उसने गाड़ी की तलाशी वगैरह ली तो उसके बाद उसने वो चला गया। 10 मिनट के बाद वहाँ पे कस्टम्स वाले आ गए और उन्होंने कहा कि आप हमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाएं गाड़ी के। हमने उनको सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ कस्टम ऑफिस आएँ, वहाँ पे हमने गाड़ी एग्जामिन करनी है। गाड़ी जब उन्होंने एग्जामिन की तो पता लगा कि गाड़ी का चेसिस जो है वो काट के किसी और गाड़ी का चेसिस उस पर लगाया गया था।
और एक ही नंबर की 2 गाड़ियाँ पाकिस्तान में चल रही थी। एक गाड़ी जो कि हमारे पास आ गई थी और एक असल गाड़ी थी, और पता लगा कि गाड़ी का मॉडल भी 2004 नहीं, क्योंकि कागजात पे 2004 लिखा हुआ था, लेकिन गाड़ी के अक्सर पार्ट्स पे जो कि चेंज नहीं करवा सकते उन पे गाड़ी का मॉडल 2003 लिखा हुआ था। तो वहाँ से पता लगा कि इस तरह हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, और वो एक ही ये इलीगल गाड़ी हम लोग को दे दी है। वो इसकी जो सुपुर्दारी थी वो किसी MPA के नाम पे थी, मोहम्मद फ़ारूक के नाम पे। तो बाद में पता ये चला कि वो सुपुर्दारी वाली गाड़ी के ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उस बंदे ने कहीं से असल बनवा के 2 नंबर तो वो हम लोगों को दे दिए हुए थे, और वो गाड़ी असल में कराची चल रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि हम लोग को गाड़ी मिल जाए, लेकिन क्योंकि कस्टम का एक पॉलिसी है कि कट एंड वेल्ट गाड़ी को वो नहीं छोड़ सकते, तो इस वजह से वो कहते हैं कि वो अब हम लोग को नुकसान हो गया, और अब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम अपनी रकम बाजियाब करवा लें, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि 1 नंबर की 2 गाड़ियाँ चल रही हैं और एक गाड़ी हम लोग को धोखे से बेच दी गई है। उससे बात नहीं किया हम लोगों ने, बीच में जो जिनके घर बैठ कर हमने डील की थी ना, उनसे बात हुई है, उन्होंने अभी उससे रब्ता भी नहीं किया, लेकिन वो कह रहे थे कि आप हमारे पास आ जाओ, तो हम ना कोशिश करेंगे कि उसको प्रेशराइज वगैरह करवा के उसे पैसे निकलवा लें, क्योंकि मैं उसके बड़ों को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। गुज़श्ता साल शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में टारगेट किलिंग की बढ़ती वारदातों में काबली गाड़ियों के इस्तेमाल ने हुकाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। 30 अक्टूबर 2022 की डेडलाइन तक शिमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद 8000 से ज़ायद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में से 5126 की रजिस्ट्रेशन की गई। वाज़ेह रहे कि ख़ुसूसी कानून के तहत कबायली इलाकों में नॉन कस्टम पेड गाड़ी रखने की इजाज़त है। कोयटा में भी काबली गाड़ियाँ अगवा और जराइम की दीगर वारदातों में इस्तेमाल होती हैं। 2021 के पहले 7 माह के दौरान जराइम में इस्तेमाल होने वाली 600 गाड़ियाँ जब्त की गई। यही नहीं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ ईरान सरहद से पेट्रोल डीजल में भी इस्तेमाल होती हैं, और गैर सरकारी ज़राए का ये दावा है कि सूबे में 2 से 3 लाख बगैर ड्यूटी गाड़ियाँ आम शहरियों, पुलिस एहलकारों, सरकारी अफसरों के इस्तेमाल में हैं। बलोचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत से हमें हमारे नुमाइंदे मोहिबुल्लाह इस हवाले से एक रिपोर्ट कर रहे हैं, आप भी देखिए। जी बिल्कुल, कोयटा में जो है यहाँ पर जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं या जो काबली गाड़ियाँ जिसको कहा जाती है, यहाँ पर कोयटा में उसकी भरमार है। बड़ी तादाद में यहाँ पे जो शहरी है वो इन्हीं काबली गाड़ियों को जो है ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं को जो है वो पसंद करते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर कोयटा शहर में मुख्तलिफ यहाँ पे जो है वारदातों में इन्हीं जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं या जो काबली गाड़ियाँ हैं वो उनका भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जैसे अगवा बराए तावान है या जो दूसरे जराइम हैं उनमें ही गाड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल करती है। ख़ासकर अगर लोग बात करें यहाँ पर जो स्मगलिंग है ख़ासकर डीज़ल और पेट्रोल का, तो यहाँ जो ईरान के यहाँ पे जो आती है तप्तान और मस्तूम के जो मुख्तलिफ एरियाज़ है बलूचिस्तान की, तो वहाँ से भी पेट्रोल और डीज़ल जो है वो इन्हीं गाड़ियों में जो है वो लाए जाते हैं कोयटा से, और कोयटा के जो बलूचिस्तान के दूसरे मुख्तलिफ फासले हैं वहाँ तक जो है वो ले जाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी खड़े हैं, उससे पूछते हैं कि वो इन नॉन पेड गाड़ियों की यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा भरमार है, इसकी असल वजह क्या है? दरअसल असल वजह ये है कि बलूचिस्तान में कारोबार नहीं है और कोई इतने सारे कारोबार नहीं, क्योंकि हालात ऐसे जा रहे हैं। ज़्यादातर जो हमारा जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो कम से कम 3000 प्लस तकरीबन लगता है, जहाँ पे बाढ़ नहीं थी आजकल बाढ़ लग रही है। तो मतलब तकरीबन क्या बोलते कस्टम पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चमन से होते हुए कोयटा आ जाती है, दूसरे अजला में होती है। ज़्यादातर लोग तकरीबन इसलिए चलाते हैं कि इसको जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ उन पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो भी अंदरूनी सिंध से पंजाब से चोरी होकर बलूचिस्तान तक पहुँच जाती है। तो एक तो क्वालिटी वाइज भी देखा जाता है, दूसरा ये कि भाई कस्टम ने भी बहुत कार्रवाई की है, पुलिस ने तकरीबन बड़ी कार्रवाई की हैं, उसकी वजह से थोड़े से कंट्रोल हुआ है। मगर ऐसा है कि जो हमारा जो एमनेस्टी स्कीम है जो लास्ट टाइम जो 10 साल पूरे हुए थे, अभी 2023 में 10 साल पूरे हो गए। आपको पता है पाकिस्तान थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, FBI के पास भी पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे कारोबार नहीं है, इसीलिए लोग तकरीबन इन्हीं का सौदा वगैरह करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, जैसे आपने शहरी की बात सुनी कि ख़ासकर पाकिस्तान में जो है और बलूचिस्तान में कारोबार ना होने की वजह से, यहाँ पे बिज़नेस ना होने की वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन्हीं काबली गाड़ियों की कारोबार की तरफ जो है वो आ रहे हैं। और तो मोहिबुल्लाह की रिपोर्ट आपने देखी। 2015 से लेकर 2018 तक महकमा एक्साइज पंजाब में NCP की मद में पकड़ी गई गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन का स्कैंडल सामने आया।
होशरुबा स्कैंडल में 7,013 गाड़ियां जाली नीलामी वाउचर्स के जरिए रजिस्टर्ड की गईं और मुलव्विस माफिया ने अमले की मिली भगत से अरबों रुपए कमाए। मामला पंजाब एंटी करप्शन में है, मुकदमा दर्ज हो चुका है और पेशरफ की क्या सूरत हाल है और स्कैंडल में कौन कौन मुलव्विस है, जाली ऑक्शन बुक पर रजिस्ट्रेशन से सूबाई खजाने को किस तरह नुकसान पहुंचा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज सहाफ़ी और तज्जियाकार जुल्फ़िकार राहत साहब। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम जैसे कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की बात कर रहे हैं, इस मामले के हवाले से आप हमें पहले आगाह कीजिएगा जो आपके पास मालूमात है। अच्छा, ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का धंधा तो आपको पता है एक अरसे से चल रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर इसकी एक नई शक्ल सामने आई और हुकूमती खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसमें महकमा एक्साइज के सीनियर एहलकार और जूनियर एहलकार शामिल थे, इसमें एक माफिया शामिल था और एक FIR हमारे पास मौजूद है। ये है तो थोड़ा पुराना स्कैंडल, लेकिन इसमें सिचुएशन ये है कि अब तक इसको सर्द खाने की नज़र किया गया है। यानी FIR नंबर 30 ये एंटी करप्शन लाहौर ने ये दर्ज की है। इसमें बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं आयशा। इसमें कहा गया है कि एक माफिया की निशानदेही की गई है और इसमें एक्साइज के कुछ एहलकार और साबिक DG एक्साइज अशरफ अकरम गोंदल और साथ ETO हैं अदील, फिर ETO गुलाम रसूल हैं, फिर ETO नईम है, फिर कंप्यूटर इंचार्ज मोहम्मद सलीम है, डायरेक्टर आसिफ हैं, फिर डायरेक्टर मोहम्मद असलम है। ये एक साहब ने मुसलसल कई बार महकमा एक्साइज के एहलकारों को आगाह किया तहरीरी तौर पर, लेकिन उनकी बार बार शिकायतों के ऊपर किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद उसने डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन को एक खत लिखा और उस खत के अंदर उन्होंने ये खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए कि महकमा एक्साइज ने इस माफिया के साथ मिली भगत करके 300 अरब से ज़्यादा का पाकिस्तान के यानी पंजाब गवर्नमेंट के सरकारी खजाने को चूना लगाया कि वो जो माफिया है वो इन तमाम लोगों के लिए बाकायदा महफिलों का एहतमाम करता है। और इसमें कुछ एहलकार ऐसे हैं जिनकी वीडियोस भी बनी हुई है और इनको इस्तेमाल किया गया इस धंधे के लिए। कुछ लोग शौक से इस्तेमाल हुए और उन्होंने करोड़ों रुपए लिए, कुछ इसका हिस्सा थे, लेकिन जो एहलकार इसमें रुकावट एक दो बने उनको बाद में उनकी ऑडियो वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करके भी इस्तेमाल किया गया। अच्छा, ये धंधा एक अरसे से अरूज पर रहा और उसके बाद बहुत सारे तफ्तीश करने वाले इदारे और बहुत सारे सहाफ़ी और बहुत सारे पुलिस एहलकार वो भी मुस्तफ़ीद हुए। किस तरह कि जब उनको पता चला कि इतना बड़ा स्कैम आया है और ये एक माफिया सरगर्म है, उस माफिया को फिर बहुत सारे लोगों ने ब्लैकमेल करके उनसे दिहाड़ियाँ लगाई, बहुत से पुलिस एहलकारों ने दिहाड़ियाँ लगाई। और होता यह है कि जो सहाफ़ी इस पर आवाज़ बुलंद करता है, पहले उसको धमकियाँ दी जाती हैं, फिर उसको पैसे ऑफर किए जाते हैं और जो इस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता फिर उसके खिलाफ ये सारा माफिया तरह तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल करता है। ठीक है जुल्फ़िकार राहत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने वाकई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है कि आम आदमी को इसके बारे में मालूमात बहुत कम होती है और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम लोगों को बताएं कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। जो इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां आप देखते हैं ये आ कहां से रही हैं। 4 व्हील्स के साथ साथ बड़ी तादाद में बगैर कस्टम और ड्यूटी मोटर बाइक्स भी सड़कों पर रवां दवा हैं और इसी सिलसिले में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है, गैर कानूनी गाड़ियां कौमी खजाने को किस तरह नुकसान पहुंचा रही हैं, क्या हालात का तकाजा एक व्हीकल एमनेस्टी स्कीम है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स DG पंजाब रिजवान शेरवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से और हम देख रहे हैं कि पहले तो बात होती थी कि सिर्फ शायद बॉर्डर एरियाज जो हैं वहाँ पर या सवात के कुछ इलाकों में या खैबर पख्तूनख्वा के कुछ बॉर्डर के आसपास के इलाके वहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन कुछ अरसे से ये नोटिस किया जा रहा है कि बड़े सूबों में भी इस तरह की गाड़ियाँ चल रही हैं। क्या आदाद शुमार आपके पास आए हैं, इस हवाले से कुछ मालूमात शेयर करेंगे आप? जी, जैसे आपने बताया कि एक बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि इसका डेटा किसी फॉर्मल चैनल के थ्रू ये गाड़ियाँ तो आती नहीं है, जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों, जो स्मगल्ड जो आइटम्स हैं उसके अंदर आती हैं, तो इसलिए एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है कि जी कितनी गाड़ियाँ हैं, बट एक काफ़ी साइजेबल नंबर है ऐसी गाड़ियों का जो इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आती हैं।
स्मगल होके भी आती हैं, जो इम्पोर्ट होके आती हैं जेन्युइनली वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा, वो लाखों में है, बट जो स्मगल होके गाड़ियाँ आती हैं वो मिल जाती हैं मुख्तलिफ जगहों से, और स्मगल पार्ट्स भी उसके अंदर शामिल है। अच्छा, तो इस हवाले से गुज़श्ता चंद सालों में एनसीपी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की सूरत हाल क्या रही है? देखिए, लॉ के अंदर तो कोई प्रोविजन नहीं है कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ी है उसको रजिस्टर किया जाए। इवन ऐसी जो गाड़ियाँ जो कि कोई बंदा जाके खुद भी कस्टम के पास लेके जाए कि ये स्मगल गाड़ी है, वो चूँकि क्राइम एक कमिट हो चुका है तो उसका फिर एक तरीकाकार है उसको रेगुलाइज करने का। बट ये नहीं हो सकता कि आप गाड़ियाँ स्मगल लेके आएँ और फिर कस्टम के पास जाके लेके जाएंगे, जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी ले लें तो मैंने गाड़ियों को रेगुलाइज करें। वो चूँकि पहले कस्टम कन्फिस्केट करेगा और फिर उन गाड़ियों को ऑक्शन करता है कस्टम ड्यूटी। तो रिजवान साहब, इस सिलसिले में जो इस तरह की एनसीपी गाड़ियाँ हैं इनका बढ़ता रुझान है, और जैसे कि मैं भी बात कर रही थी कि हम पहले तो सिर्फ बॉर्डर एरियाज़ में देखते थे, लेकिन अब हम बड़े सूबों में भी ये देख रहे हैं, ये टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन पर किस तरह असरअंदाज होता है और ऐसी गाड़ियों के मालिकान को ड्यूटी और टैक्सेस की अदायगी के लिए क्या तरकीब दी जाती है? एक तो ये कि ये मल्टीपल जुरिस्डिक्शन है, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं जो इस पूरे एरिया को जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। देखिए, बहुत बड़ा पाकिस्तान का बॉर्डर है और उसके अंदर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड है, उसके अंदर पाकिस्तान कस्टम है, उसके अंदर फिर पुलिस है, उसके अंदर अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह के जो क्राइम है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसी गाड़ियाँ जो है ये पाकिस्तान के अंदर आ जाती हैं। ये बात अगर हम कहें कि ये नामुमकिन है तो ऐसा नहीं है, अगर अदरवाइज़ फिर नज़र ही ना आए। अच्छा, फिर ये जो गाड़ियाँ आती हैं इसको लोगों को लोगों के ज़हन में क्या चीज़ होनी चाहिए जब वो गाड़ी ख़रीदें तो चेक करें कि ये गाड़ी कस्टम पेड है या ये स्मगल्ड है। तो एक तो ये कि एक्साइज एंड टैक्सेशन से भी चेक किया जा सकता है। एक्साइज एंड टैक्सेशन अगरचे कस्टम के डिपार्टमेंट का जो डेटा उसको मेंटेन नहीं करता, बट हमें एक्सेस है कस्टम डेटाबेस को। जितनी भी गाड़ियाँ हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं, हम उनको रजिस्टर करने से पहले एक वीबॉक की एप्लीकेशन है जिसके ऊपर जाके हम वेरीफाई कर लेते हैं कि कस्टम डिपार्टमेंट ने क्या इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे कर दी है या नहीं कर दी। तो वो एक्साइज एंड टैक्सेशन से चेक कर सकते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट से चेक कर सकते हैं, और अगर किसी को वीबॉक की एक्सेस है तो वीबॉक के ऊपर जाके वो खुद भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो एनसीपी की गाड़ियों का रेशियो क्या है अब तक? क्या जो इस हवाले से जो मालूमात या नंबर सामने आए हैं? जो रजिस्ट्रेशन के अंदर डिटेक्ट हो जाती हैं, जिनका पता चल जाता है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स पे रजिस्टर होती है, उनकी तादाद जो है वो भी 1% से कम है। अच्छा, हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ ऐसी पकड़ी गई हैं उनकी तादाद जो टोटल इंपोर्टेड व्हीकल का जो पूल है उसके अंदर उसकी लेस देन 1% है। तो ऐसे मालिकान के खिलाफ कार्रवाई क्या होती है? अच्छा, अब ये मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर जब हमने बायोमेट्रिक पंजाब के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके बाद अब इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। जब बायोमेट्रिक नहीं था तो जब ऐसे मालकान का आपने जिक्र किया तो ऐसे मालकान को ट्रेस करते तो पता चलता था ना वो बंदा वहाँ है ना वो साइड। अब चूँकि बायोमेट्रिक हो गई है, अब इसके अंदर डिटेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा होगी है, क्योंकि अगर कोई बंदा ये कहेगा फेक डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर देगा और बाद में कहेगा मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो वो ये कह नहीं सकता। इसकी वजह ये है कि हम बायोमेट्रिक से वेरीफाई करते हैं, ओरिजिनल आईडी कार्ड है, ओरिजिनल एड्रेस है, तो उसको पकड़ा जा सकता है। चलिए रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त आप हमारे स्टूडियो आए हैं, और जो इतना अहम इशू जिस पे हम बात कर रहे हैं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से, उस पर काफ़ी डिटेल में हमें मालूमात भी दी हैं। तो डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन नॉन कस्टम पेड या काबली गाड़ियाँ खरीदने वाले के लिए तो फ़ायदेमंद, लेकिन कौमी ख़जाने पर बोझ। सरहद पार से पाकिस्तान लाई जाने वाली ये लग्जरी गाड़ियाँ मुल्क में व्हीकल इंडस्ट्री के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। और जैसे कि काबली गाड़ियों के खिलाफ महकमा कस्टम्स क्या एक्शन लेता है, इस पे भी हम बात कर रहे थे। किस तरह गाड़ी जब्त होती है, किस तरह की टैक्स और ड्यूटी अदायगी के बाद गाड़ी वापस ली जा सकती है, और कौन सी गाड़ियां बहके सरकार हमेशा के लिए जब्त कर ली जाती हैं। अपने नाजरीन की आगाही के लिए हमने रुजू किया है डीसी कस्टम्स अली मोहतशिम मिन्हाज से। क्या गुफ्तगू हुई आप भी सुनिए। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि महकमा कस्टम ने जो 6 माह के अंदर कितनी गाड़ियाँ पकड़ी या जो कार्रवाइयाँ की वो क्या हैं? देखिए जी, हमारे स्क्वाड्स जो हैं वो लाहौर के हर नुक्कड़ में मौजूद होते हैं। वो 2 तरीके से ऑपरेट करते हैं, या तो कोई इन्फॉर्मेशन उनको आती है तो उसके ऊपर वो रिएक्ट करते हैं, और इसके अलावा वो एक रैंडम सर्वेलेंस रखते हैं और चेकिंग करते हैं कि क्या गाड़ियाँ जो हैं वो जो चल रही हैं उनके कागजात देखकर और उनके चेसिस नंबर देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो ठीक है या नहीं। अब जहाँ तक 6 माह की कारकर्दगी का ताल्लुक है, तो 6 माह में 90 गाड़ियाँ इंटरसेप्ट की हैं लाहौर कलेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने, जिसमें जिनकी मालियत जो है वो 90 करोड़ रुपए बनती है। तो चीफ़ कलेक्टर डॉक्टर जुल्फ़िकार चौधरी की जो है वो सरबराही में हम लोग काम कर रहे हैं, और उनकी हिदायत की रोशनी में फिर हम टारगेटेड ऑपरेशंस करते हैं।
अच्छा, अगर कोई बंदा मासूम निकला है और आपको पता चल गया है कि ये मासूम है, तो फिर FIR का इंदराज का किया जाता है या नहीं किया जाता, या FIR का इंदराज किन जगहों पर आप ज़्यादा करते हैं? ये कि क्या उसकी इंटेंशन जुर्म कमिट करने की या क्राइम कमिट करने की थी या नहीं थी। अगर तो वो खुद डीलर है गाड़ी का, नॉन कस्टम पेड गाड़ी का, तो फिर तो 200% यह है कि हम उस पर FIR काटेंगे। लेकिन अगर वो एक इनोसेंट बायर है जिस बेचारे को खुद नहीं पता, जिसने अपनी ज़िंदगी के जमा पूंजी लेके कभी गाड़ी ले ली है और उसके साथ भी धोखा हो गया है, तो फिर इस केस के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम गाड़ी तो जब्त करेंगे और उस गाड़ी के ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है कानून के मुताबिक वो तो होगी, लेकिन फिर उस केस में हम FIR नहीं करते क्योंकि उस बंदे के बीच में मेंसरिया इन्वॉल्व नहीं होती। देखिए, मुख्तलिफ गैंग्स इसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि आप कभी भी सामने नहीं आते, उनका कोई एक शोरूम लाहौर के अंदर आपको नहीं मिलेगा कि वो मुख्तलिफ कई दफ़ा वेबसाइट्स के ज़रिए या फिर यह है कि अपनी आइडेंटिटी छुपा कर किसी एक वेबसाइट के ऊपर इश्तिहार देकर एक आधी गाड़ी बेच ली और फिर गायब हो गए, या फिर एक जिसको बेची है उसके तवस्सुत से उन्होंने किसी दूसरे लोगों को गाड़ियाँ इस तरह की फ़रोख्त कर दी। तो वो अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं लाते क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये काम गैर कानूनी है और एक दफ़ा अगर शिकंजे के अंदर आए तो फिर उनका छुटना। अच्छा, ये बताइएगा कि आम आदमी जो है, जो कि इसके अंदर जैसे आपने जिक्र भी किया कि बहुत सारे आम लोग भी इसमें फंस जाते हैं और वो बेसिकली इसकी उनको ज़रूरत तो नहीं होती लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी ख़रीद रहे हैं, तो वो किस तरह बच सकते हैं इससे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, दो तरह के कवानीन हैं, एक है फेडरल गवर्नमेंट का कानून और एक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कानून। जितनी भी गाड़ियाँ रजिस्टर हो रही हैं वो प्रोविंशियल एक्साइज के साथ रजिस्टर होती हैं, MRA मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। जबकि अगर कोई गैर मुल्की गाड़ी है तो उसने कस्टम क्लियर होकर ही पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होना है, इसके अलावा वो नहीं बिक सकती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो कस्टम के मुतलका महकमे से उसके हवाले से मुकम्मल तसल्ली व तशफ़ी कर लें कि क्या वो गाड़ी जो वो लेने जा रहे हैं वो ठीक है या गाड़ी वो ठीक नहीं है। इसके लिए ख़ासकर ये होता है कि कई दफ़ा गाड़ियों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। एक गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरी गाड़ियों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो गाड़ी का चेसिस नंबर कुछ और होता है, तो उस चेसिस नंबर को रब करके उसके ऊपर जो कागजात में अवेलेबल चेसिस नंबर होता है उसे एम्बोस कर दिया जाता है और फिर एक गाड़ी के एक कागजात की गाड़ी के मुख्तलिफ क्लोन्स शहर के अंदर चल रहे होते हैं। इसके तो मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। कई दफ़ा तो वो ख़ुद बड़ी सरीहन गलती कर देते हैं कि जिस मॉडल का उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लगाया होता है, ज़ाहिर है कि गाड़ी लीगल नहीं है तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर भी फेक ही लगाया गया होगा। जब वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लगाया है तो मिसाल के तौर पे 2004 मॉडल की गाड़ी के ऊपर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लगाया हुआ है 2000 मॉडल का या 2001 मॉडल का, तो वहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस गाड़ी के अंदर कुछ गड़बड़ है। फिर यह है कि हम यहाँ पे फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के अंदर गाड़ी को भेज देते हैं जो कि केमिकल एनालिसिस करते हैं। उसको सीज कर लेते हैं गाड़ी? जी, हम वक्ती तौर पे गाड़ी को डिटेन करते हैं। डिटेन का मतलब ये है कि गाड़ी को हमने फ़िलहाल रख लिया, रखने के बाद हम उसको देखते हैं कि क्या ये गाड़ी ठीक है। अगर तो ठीक है तो उसको गाड़ी को रिलीज़ कर दिया जाएगा, और अगर हमें ये इस्टेब्लिश हो जाता है, महकमा तसल्ली कर लेता है कि ये गाड़ी ठीक नहीं है, तो फिर हम उसका सीज़र बना देते हैं। सीज़र बनाने के बाद वो मामला एडजुडिकेटिंग अफसर के पास चला जाता है, जहाँ पे महकमा भी एक फ़रीक होता है और जिसकी गाड़ी पकड़ी जाती है वो भी एक फ़रीक होता है। वो दोनों अपना अपना नुक्ता नज़र रखते हैं और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर महकमे की बात भी सुनता है और दूसरी फरीक की बात भी सुनकर जो हक़ाइक़ है उस पर फ़ैसला करता है। उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील का हक़ डिपार्टमेंट के पास भी होता है और इसी तरीके से वो जो गाड़ी का मालिक होता है उसके पास भी होता है। तो कस्टम एपलेट ट्रिब्यूनल उसके अपील का फ़ोरम है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट का फ़ोरम मौजूद है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फ़ोरम मौजूद है। तो ये 4-5 फ़ोरम कानून के अंदर दिए गए हैं ताकि किसी की हक़ तलफ़ी ना हो सके। अच्छा, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि आप कार्रवाई भी कर रहे हैं और भी महकमे इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते, नॉन कस्टम पेड गाड़ी ख़रीद लेते हैं। वो क्यों करते हैं इस तरह? देखिए, इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। पैसे का जब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो लोग रिस्क लेंगे इसके लिए। जहाँ पे लाखों का करोड़ों का फ़ायदा किसी को नज़र आएगा तो वो उसके लिए रिस्क उठाएगा। बाकी जिस हद तक इन्फ्लेशन बढ़ गई है और गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं, उसके अंदर अगर किसी को सस्ती गाड़ी की ऑप्शन नज़र आ रही होती है तो फिर वो कोशिश करता है कि वो चलो गाड़ी अगर गलत भी है तो मैं चलाऊँ, गाड़ी तो मेरे पास हो जाएगी ना, मैं गाड़ी का मालिक तो बन जाऊँगा ना। तो ये एक लालच है जो कि इसके पीछे कार फरमा है। तो DC कस्टम्स अली मोहतशिम मिन्हाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मजीद भी इससे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए ऐसा क्यों।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में तेजी से तरक्की करने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2014 से लेकर 2018 तक 171% इजाफे के साथ जीडीपी का 4% और रफ्तार नमू एशिया भर में सबसे ज्यादा रही। 2018 में 2,17,000 से जायद गाड़ियों की फरोख्त ने पाकिस्तान को पैदावारी लिहाज से ऑटोमोबाइल सेक्टर में दुनिया का 35वां बड़ा मुल्क बना दिया। 2019, 20 और 21 में पैदावार में कमी के बाद मुल्की ऑटो सेक्टर ने 2022 में पैदावार और फरोख्त के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2,26,433 यूनिट सेल हुए। 35 लाख पाकिस्तानियों को रोजगार देने वाला ऑटो सेक्टर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से किस तरह मुतासिर हो रहा है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है पाकविल पाकिस्तान के रहनुमा सुनील मंद साहब से। उन्हीं से पूछते हैं कि गैर कानूनी कारोबार जहां मुल्की मईशत पर मंफी असरात डाल रहा है, उसी तरह कार डीलर्स इससे कैसे मुतासिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुनील मंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील साहब, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाह रही हूँ कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, मुल्की मईशत को तो मुतासिर कर रही हैं, मुकामी मार्केट पर किस तरह असरअंदाज हो रही हैं? जो भी एक नॉन कस्टम गाड़ी सड़क पे आती है वहाँ पे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रही है, बिकॉज आपकी गाड़ियां जो इंपोर्ट होती हैं उन पे फॉर द हाईएस्ट ड्यूटी स्लैब तकरीबन 462% ड्यूटी है। तो हर वो गाड़ी जो नॉन कस्टम शहर में चल रही है या मुल्क में चल रही है वो आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। आपकी नेशनल इक्वेकर के अंदर वो पैसे आने चाहिए थे जो नहीं आ रहे। लेकिन सुनील साहब, आप कह रहे हैं कि मतलब अब उस तरह नॉन कस्टम पेड गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो लेकिन हम अगर केपी में देखें या इस तरह के दूसरे इलाकों में देखें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की गाड़ियाँ खुलेआम चल रही हैं और कोई रोक टोक नहीं। मैंने खुद देखा है ऐसी गाड़ियों को। तो इस पे क्या कोई अब इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, केपी के बारे में तो मैं अगेन आई विल नॉट एंडोर्स योर स्टेटमेंट, बट येस देयर आर सर्टेन एरिया जो कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान देखें, सवार देखें या कोयटा देखें तो वो गवर्नमेंट की रिट की बात है। अब आपको जो है अगर आप देखें कई तो ऐसे इलाके जैसे सवात हो गया और आपके जीबी हो गया, वहां तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप टैक्स नहीं देते ना दें, आप नॉन कस्टम गाड़ी एटलीस्ट थाने में लाके इंदराज करा लें, हमें पता हो कि कौन सी गाड़ी किसकी है। तो वो इलाके तो ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी जो है ना इकोनॉमिक सूरत हाल इतनी बुरी है, या अगर आप उस टाइम पे स्टेट की जो रेट है वो इतनी नहीं है, इसलिए वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करते। अच्छा सुनील साहब, वैसे गैर कानूनी गाड़ियों की तिजारत के खिलाफ कार डीलर्स का उसूली मौक़िफ़ क्या होता है? देखें, कार डीलर जो है वो एक आप कार डीलर यूज कार का हो या नया कार का हो, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए सबसे जो कहते हैं ना डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का वो हिस्सा है। जो गाड़ी बनती है वो सारी उम्र आपको ना टैक्स देती है। वो पहले बनती है, उसके आप इंपोर्ट पे टैक्स लेते हैं उसके पार्ट्स के, फिर जब वो सेल होती है आप जीएसटी लेते हैं, फिर वो रजिस्टर होती है आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं, फिर आप हर दफा जब वो अपने ओनरशिप ट्रांसफर करती है फिर आप विदहोल्डिंग टैक्स लेते हैं। सड़क पे चलती है आप उससे टोकन लेते हैं, जब वो सड़क पे पेट्रोल डलवाता है हर लीटर के अंदर जो है पेट्रोलियम लेवी है। सो गाड़ी तो एक ऐसी चीज है जो आपको सारी उम्र टैक्स कमा के दे रही है। तो नॉन कस्टम गाड़ी जो है वो अगेन वो ऐसे लोग हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कोई भी कार डीलर जो कि जिम्मेदार कार डीलर हो, बेशक वो नई गाड़ी का और यूज गाड़ी का हो, वो इस जो है ना मकरू धंधे के फेवर में होगा। अच्छा, तो सुनील साहब आपसे आखिर में मैं जानना चाहूंगी कि इन गैर कानूनी गाड़ियों के खिलाफ ऐसा क्या किया जाए कि जो कानूनी तौर पर काम करने वाला ऑटो सेक्टर है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके? देखिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट जो है ना ऑल्ट्रेशन की है। पहले ज़माने में होता यह था कि जब किसी से नॉन कस्टम गाड़ी पकड़ी जाती थी तो बस गाड़ी कॉन्फिस्केट हो जाती थी और बंदे को कुछ नहीं कहा जाता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रूल चेंज कर दिया गया। तो अब मैं आपके चैनल के वास्ते से बता रहा हूँ कि अगर आज कोई बंदा नॉन कस्टम गाड़ी के साथ पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर भी गैर कानूनी काम करने की FIR लॉन्च होगी और उसके लिए जो है ना करार वाकई सजा कानून के अंदर रखी गई है और इसको मजीद सख्त किया जा रहा है। और ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि ये सख्ती बढ़ती गई है। पहले एक इंप्रेशन था कि जी अगर आप पावरफुल आदमी हैं तो आप ये रख सकते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है। नोबडी इज मोर पावरफुल देन स्टेट। और स्टेट की मशीनरी जो है वो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कस्टम इंटेलिजेंस काम कर रही है, दूसरे इदारे हैं एंड दे आर डूइंग देयर जॉब रियली गुड। जो अभी आप नंबर बता रही हैं कि उन्होंने इतनी गाड़ियां पकड़ी हैं, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है तो जितने भी कस्टम के अगर आप गोडाउन जाके देखें जो इंटेलिजेंस के वो सारे भर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी स्मार्ट पुलिसिंग के थ्रू, स्मार्ट इंटेलिजेंस के थ्रू इन सिलसिले को तेज किया हुआ है। और अगेन मैं बता रहा हूँ जो भी इस गाड़ी के इस तरह की गाड़ियां लेना चाह रहे हैं या लेना चाहता है उन सब के लिए मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि आपको कोई फायदा नहीं होगा, अपने पैसे को नुकसान मत करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील मंद साहब, चेयरमैन पाकविल हमारे साथ मौजूद थे, पेश कर रहे थे। और जैसे कि वो कह रहे थे कि इस तरह की गाड़ियों को लेने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, उल्टा आप अपने पैसों का नुकसान करेंगे क्योंकि गाड़ी तो आपके पास से जाएगी ही जाएगी, आपके अपने पैसों का भी नुकसान होगा। विफाकी टैक्स मोहतसिब की रिपोर्ट में बताया गया कि 2013 से 2019 के दौरान 1662 गाड़ियां नीलाम की गईं। 538 गाड़ियां पहली नीलामी पर ही फरोख्त हो गई।
कुछ गाड़ियां कस्टम जर्नल ऑर्डर के खिलाफ वर्जी करते हुए मुतय्यन शुदा कीमत से भी कम में फरोख्त की गई। नीलाम की गई 621 गाड़ियों की जब्तगी की तारीख कहीं दर्ज है, ना नीलामी में हासिल करने वालों का कोई अता पता। ये क्या गोरख धंधा है? एनसीपी व्हीकल्स की जब्ती से नीलामी और सुपरदारी तक की क्या कहानी है? और अगर कोई नॉन कस्टम पेड गैर कानूनी गाड़ी को कानूनी बनाना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही कुछ सवालात लेकर जब हम कलेक्टर कस्टम्स एडजुडिकेशंस बासित मकसूद अब्बासी के पास गए तो उन्होंने क्या कहा, आप भी पहले सुनिए। अच्छा, ये बताइएगा कि चमन से या कोयटा से या बलूचिस्तान के इलाकों से या दीगर जो इलाके हैं वहाँ से ये गाड़ियाँ बड़े शहरों में कैसे पहुँचती हैं? रास्ते में अगर हम देखें तो एक बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नज़र आती हैं, फिर आपके कस्टम की जो है आपके इदारे हैं, फिर भी ये गाड़ियाँ निकल के यहाँ आ जाती हैं। नहीं, वो जो लॉज है ना, वो सेटल्ड एरिया में कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। जो यानी फाटा के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ इजाज़त दी गई थी, अब तो खैर वो भी रेगुलर जो सिस्टम है उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। उनको किसी ख़ास टाइम तक इजाज़त दी गई थी कि वहाँ पे सिर्फ उन लिमिट्स में एनसीपी गाड़ियाँ वो चला सकते थे। लेकिन उस लिमिट से, जैसे अगर वो सवात का एरिया है या कोई और एरिया है, फाटा का स्पेसिफाइड एरिया है जिसकी टेरिटरीज फिक्स्ड हैं कि जी इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर वो गाड़ी नहीं जा सकती, तो वो कुछ अरसे तक के लिए सिर्फ वहाँ पे उन एक दो जगहों पर अलाउड थी, और वो भी अब 2023-24 तक उनकी परमिशन थी, और उसके बाद वो भी सेटल तरीके की तरह ही वहाँ पे भी डीलिंग होगी। लेकिन बाकी एरियाज जैसे आपने कहा चमन है, कोयटा है, वहाँ ऐसी कोई इजाज़त नहीं है, और वहाँ पे हमारे ऑपरेशंस भी होते हैं, और पाकिस्तान कस्टम्स वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे गाड़ियों के सीजर्स भी करते हैं उसी इलाके में। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे चमन का इलाका है या कोई दूर उफ्तादा इलाका है जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, जहाँ यानी आपकी इन्फोर्समेंट वीक हो सकती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन्फोर्समेंट अलाउड नहीं है। इन्फोर्समेंट बाय द लॉ अलाउड है, होती भी है, एफर्ट्स भी होती हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जो इतनी साथ हैं, जो बॉर्डर के साथ की नहीं, जब तक आपकी गाड़ियाँ या इन्फोर्समेंट के लोग वहाँ पहुँचें वो दोबारा बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान में चले जाएं, या ऐसे रफ टफ एरियाज़ होते हैं कि जहाँ पे इतना आसान नहीं होता, तो उन एरियाज़ में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि ज़ाहिर है वो गाड़ियाँ वहाँ पे चलती हैं। कार डीलर जो है शहरों के अंदर मौजूद, जैसे लाहौर है, कराची है, पेशावर है, वो कितने इसमें मुलव्वस होते हैं इस बिज़नेस के अंदर? देखिए, यूजुअली कार डीलर्स जो है ना वो गाड़ियों का मामला जानते हैं। यूजुअली जो अच्छे कार डीलर्स हैं, जो साफ बिज़नेस करते हैं, वो इस काम में नहीं पड़ते। वो तो अगर आप उनके पास गाड़ी खड़ी करने भी जाएंगे तो वो आपसे गाड़ी के कागज़ मांगेंगे, और उनको पता होता है कि गाड़ी वेरीफाई कैसे करवानी है। वो गाड़ी वेरीफाई किए बगैर अपने आउटलेट पे स्मगल गाड़ी नहीं खड़ी होने देंगे, क्योंकि इस तरह अगर हमारी टीम रेड करती है, गाड़ी उठाती है, तो उनकी साख को भी नुकसान पहुंचता है। हाँ, कुछ डीलर ज़ाहिर है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि महकमों में भी लोग हैं, तो हर जगह ये इस सोसाइटी में तो सारा ही लोग मतलब डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं जिनसे ये मिल के बनती है। तो कुछ लोग डेफिनेटली वहाँ पे भी ऐसे हैं जो इन गाड़ियों का इन गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में जिनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। तो हमने ऐसी जगहों पर रेड भी किए हैं, और वहाँ से गाड़ियाँ ऐसे शोरूम से भी उठाई हैं कि जिन्होंने लीगल गाड़ियों की आड़ में जो है ना स्मगल गाड़ी खड़ी की हुई थी। कट एंड बेल्ट पे तो ये है ना कि वो गाड़ी तो डेफिनेटली इलीगल होती है। और कट एंड बेल्ट क्यों वो करते हैं, अगेन वो जो आपने बात की कि एक गाड़ी अगर एक बंदे ने ख़रीदी है, फ़र्ज़ करें किसी एक स्पेसिफिक मॉडल की गाड़ी उसने ख़रीद ली है, लैंड क्रूज़र है उसके पास 2012 की, और उस तरह की लैंड क्रूज़र वो 2 और चलाने की कोशिश कर रहा है, तो अब वो क्या करेगा कि वो जो चेसिस नंबर ओरिजिनल जेन्युइन गाड़ी का जो एक उसके पास है, वो उसी गाड़ी के चेसिस नंबर कोई प्लेट बनवाएगा जो कि लोकल यहाँ बन जाती है, उसको चेसिस की प्लेट को कट करेगा, वो मखसूस जगह 2 वहाँ से कट करेगा, उसकी जगह वो वेल्ड कर देगा और वो चेसिस नंबर पंच करवा देगा नया वाला। या किसी बंदे ने एक नई गाड़ी यूज़ करनी है, उसको पता है कि ये गाड़ी लैंड क्रूज़र जो है ये पाकिस्तान में चल रही है फ़लानी जगह पर, ये इसका चेसिस नंबर है, वो उसका चेसिस नंबर उसको कट एंड वेल्ड करके अपनी गाड़ी स्मगल जो होगी उस पर लगाएगा, उसको किसी और शहर में चलाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी गाड़ी जो ही पकड़ी जाती है, और यूजुअली 90% ऑफ द केसेस में हमें नेकेड आई से पता लग जाता है। हमारे पास जो एक्सपर्ट स्टाफ होता है जो कार सेल में होते हैं, उनको 90% ऑफ द टाइम्स पता लग जाता है कि जी ये गाड़ी कट एंड वेल्ड है। देखें, चूँकि ये ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ भी थोड़ा सा इसका ताल्लुक हो जाता है। समटाइम्स लोग स्मगल गाड़ी जो है वो कम वैल्यू में मिलती है तो उसको लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये क्लियर कट सबको बता दूं कि ये गाड़ी बिल्कुल इस स्मगल गाड़ी को यूज़ करने का आप ना सोचें, क्योंकि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि जी अच्छा पकड़ी गई तो हम इसका कस्टम कैसे क्लियर कर देंगे। कस्टम्स क्लियर नहीं हो सकता।
देयर इज़ नो लॉ, नो रूल के एक गाड़ी जो नॉन कस्टम पेड है वो अगर पकड़ी गई तो वो पकड़ी गई, आपको उसका कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो टेम्पर्ड गाड़ी है फिर तो वैसे ही सरकारी इस्तेमाल में आएगी। अगर वो गाड़ी नॉन कस्टम पेड है यानी वो टेम्पर्ड नहीं है तो वो गाड़ी ऑक्शन होगी, और ऑक्शन में जिस बंदे से पकड़ी गई है कोई उसके लिए रू रियायत नहीं है कि जी हम कोई रिज़र्व प्राइस पे उसको ऑफ़र कर देंगे या ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी की कंडीशन के मुताबिक एक रिज़र्व प्राइस होती है, गाड़ी ओपन बिडिंग में जाती है, और ओपन बिडिंग में अगर आप वो बंदा खुद लेना चाहता है तो वो तो फिर ओपन बिडिंग में फुल प्राइस पे जो प्राइस मार्केट में जा रही होगी, जो लोग नीलामी में ऑफ़र कर रहे होंगे उस पर लेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है, और अब तो ये है कि कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। नाकाम तिजारती पॉलिसीज़ का तसलसल, ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और ऐशो इशरत की ज़िंदगी तरजीह और मंजिल हो तो मिन हैसुल कौम कानून, असूल और ज़ाब्ते पसे पुश चले जाते हैं। ख्वाहिशात और तमन्नाओं का गलबा हो जाता है, फिर सही और गलत का फ़र्क भी सुझाई नहीं देता। ऐसे में वक्त की मीज़ान से फ़ैसले सादिर होते हैं और ज़माना नविश्ता दीवार तहरीर करता है। अवाम सियासी क़यादत और अशराफिया की आंखें खोलने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त है।